नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टेरर फंडिंग मामले में जगह जगह पर छापेमारी जारी है। 14 जिलों के 40 जगहों पर तलाशी की जा रही है। श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपिया में तलाशी अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अधिकारी ये छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के घर की तलाशी लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और लगातार तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। टेरर फंडिंग मामले में जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। 14 जिलों के 40 जगहों पर तलाशी चल रही है। श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन में तलाशी जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, एनआईए की परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। राजस्थान कॉलेज में एमटीएस परीक्षा हो रही है। कॉलेज प्रशासन ने 4 नकली अभ्यर्थियों को पकड़ा है। नकली अभ्यर्थियों ने अपने जुर्म का भी कबूल कर लिया है और किसी और की जगह पर परीक्षा देने का ये पूरा मामला है। बड़े स्तर पर अब जांच की जा रही है। कई और अभ्यर्थी भी इसमें फर्जी पाए जा सकते हैं। इसको लेकर जांच की जाएगी और ये बड़ी खबर इस वक्त। फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल हुए हैं छात्र और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था? देखिए, बिल्कुल आज एनआईए की जो ये परीक्षा है, एमटीएस परीक्षा का आयोजन यहाँ राजस्थान कॉलेज, सुबोध कॉलेज और महाराजा कॉलेज समेत राजधानी के परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे इस परीक्षा का आयोजन है और इस परीक्षा में ऐसे कई अभ्यर्थी आए जो किसी और की जगह पर परीक्षा देते हुए तलाशी के दौरान पाए गए थे। जब उनके प्रवेश पत्र देखे गए, उनके फोटो का मिलान किया गया तो वे कोई और ही दिखाई दिए। तो ऐसे में जब उनसे पूछताछ की गई और देखा गया था कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने साफ तौर पर जो है ऐसे में इनको फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार जो है पुलिस को इत्तला दे करके और हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ जो है अभी जांच की जा रही है। 7 अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग कॉलेजों के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान कॉलेज में 4 अभ्यर्थी हैं और एक सुबोध कॉलेज में, एक महाराजा कॉलेज में पकड़े गए हैं। इनका जो ताल्लुक है वो झारखंड, बिहार और यूपी से होना जो है बताया जा रहा है। इसी लिहाज से हरियाणा से होना बताया जा रहा है। इसी लिहाज से इसमें ये आशंका जताई जा रही है कि जो ये किसी नकल गिरोह का भी काम हो सकता है। तो इस लिहाज से इसमें जांच की जानी होगी। जी महेश, जांच जारी है और अब बड़े स्तर पर जांच की जाएगी। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त कोटा से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। सीधे आपको कोटा लेकर चलते हैं जहां पर स्पीकर ओम बिरला इस समय दौरा कर रहे हैं। लाटपुरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये दौरा है जहां पर दौरा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं देवली अरब के बालाजी नगर की है, कौटिल्य नगर की है, जहां की तस्वीरें हमने बोट के जरिए जो रेस्क्यू हो रहे थे वो भी लगातार दिखाई थी और उसके बाद राहत के कार्य भी दिखाए थे। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जमीनी हालत जो है उसका जायजा लेने पहुंचे हैं और उन्होंने चिंता जाहिर की है इस बात की कि शहरी इलाके में जिस तरह से जल भराव हुआ है वो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में नगर विकास न्यास को पहल करनी होगी और इन इलाकों में जो है सीवरेज सिस्टम को डेवलप करना होगा। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावितों से मिलने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जल्द से जल्द निस्तारण के भी आश्वासन दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं।
कोटा से ये तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का इस समय स्पीकर ओम बिरला दौरा कर रहे हैं। तो लगातार मरुधरा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगह से बाढ़ की भी खबरें सामने आ रही हैं और कई जगह पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर पहले भी स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई थी और अब आज सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण से सर्वे किया और उसके बाद अब सबसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। जो भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटा से लाइव तस्वीरें हैं ये सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थोड़ा पीछे हटा दो। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं श्री गंगानगर से। ये बड़ी खबर, एटीएम की लूट की नाकाम कोशिश की गई है। चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ दिया, एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, लेकिन ये जो कोशिश थी उनकी वो नाकाम साबित हुई। चोरों को कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोर बेखौफ हैं। एटीएम में लगातार इस तरीके की वारदात आ रही है, एटीएम में चोरी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर चोरों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। तो उधर कोटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर महिला यात्री के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया पर्स भी बरामद कर लिया गया। पर्स में मोबाइल, मंगलसूत्र, एटीएम कार्ड और कुछ नकदी भी मिले हैं। आरपीएफ ने पर्स सहित सभी सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों ने एक दिन पहले ही कोटा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठी भीलवाड़ा निवासी महिला यात्री का पर्स चोरी किया था। तो उधर कोटा में बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद जलमग्न हुई कॉलोनियों के सूने मकानों को अब चोर निशाना बनाने लगे हैं। बोरखेड़ा थाना के देवली अरब के तिरुपति विस्तार कॉलोनी में एक साथ करीब 6 से ज्यादा मकानों में चोरी की वारदात हुई है, जहां से चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। तिरुपति कॉलोनी में रहने वाले वीर सिंह के मुताबिक उनके और उनके आसपास के करीब 6 मकानों में एक के बाद एक वारदात हुई। सभी मकानों में रहने वाले लोग कॉलोनी जलमग्न होने के बाद यहां से निकलकर बाहर जा चुके थे, जिसके बाद पीछे से चोरों ने जलमग्न मकानों में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ितों की ओर से बोरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। तो अब बूंदी की भी बात कर ले। लगातार चोरी की तस्वीरें मरुधरा से सामने आ रही हैं। बूंदी शहर में भी चोरी देखने को मिली है, जहां पर चोर सक्रिय हैं। बीती रात जन जन की आस्था के केंद्र मालन मासी बालाजी मंदिर पर धावा बोलते हुए मंदिर की दान पेटी तोड़कर ले गए। उसमें रखी 1.25 लाख रुपए के नोट चुरा ले गए। इस दौरान चोरी करने आए 3 चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर कैमरों से भी छेड़छाड़ की। वहीं सुबह पूजा करने आए पुजारी को घटना के संबंध में पता चलने से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पेटी के पैसे तोड़ के ले गए, नोट लेके निकाल के। कितने ले गए लगभग? 1.25 लाख। तो पुलिस में रिपोर्ट देती? हाँ, पुलिस आ गई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई, चेक कर गई, देख गई। अच्छा, सीसीटीवी में कैद हुए हैं? सीसीटीवी के कैमरे के वायर काट दे, कैमरे ऊंचे कर दिए। उसमें कैद नहीं हुए? नहीं।
और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर टोंक से है, जहां पुलिस ने एक हाईवे पर होटल पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान होटल से 7 युवक युवतियों को बरामद किया गया। वहीं पुलिस पूरी कार्रवाई पर लीपापोती करती भी दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक कुछ युवक युवतियां होटल के कमरों में मिले हैं, लेकिन कमरों के गेट खुले हुए थे, जहां एक युवक और 2 युवतियां बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी के साथ ही एक युवक युवती का जोड़ा मिला। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ में जुटी है। कार्रवाई के बारे में अभी मैं आया हूँ और होटल को चेक किया है, तो 2 लड़के लड़की होटल के यहाँ परिसर में बैठे हुए मिले, जिनकी शादी तो नहीं हुई है, बाकी उनकी सगाई हो रखी है। परिवारजनों से संपर्क किया, परिवारजनों ने ये बताया कि हम इनके साथ सगाई हो रखी है और हमने भेजा है इच्छा से। और एक रूम खुला हुआ है, उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का मिला है, जो आपस में वो एक लड़की का बर्थडे मनाते हुए मिले, जिनके बारे में जांच की जाएगी। और खबर करौली से, जहां मासलपुर के खेड़िया गांव के पास तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों मृतक सगे भाई बहन हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों भाई बहन शाम को घर से निकले थे, लेकिन रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने चिंता जताई और बच्चों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गांव के तालाब के किनारे बच्चों की चप्पल दिखी। चप्पल देखकर तालाब में बच्चों की तलाश की गई। तलाशी के दौरान तीनों बच्चों के शव तालाब से मिले, जिससे इलाके में हड़कंप भी मच गया। फिलहाल बच्चों के शव तालाब से निकालकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। उधर नौगौर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां कुचामन सिटी शहर के मेगा हाईवे रानासर के पास ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक कार में सवार थे। सभी मृतक चूरू जिले के राजल देसर गांव के रहने वाले थे। 3 घायलों में एक छोटी बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिसका कुचामन के राजकीय हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं सभी मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी चूरू से अजमेर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक और कार में टक्कर होने से यह हादसा हो गया। वहीं इस घटना पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए हादसे पर दुख जताया है। तो नागौर में भीषण सड़क हादसे में 5 जनों की मौत पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने अपने ट्वीट में कहा, नागौर के कुचामन सिटी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस बेहद कठिन समय में संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है। 11 अगस्त से ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सरहद पर नफरी बढ़ा दी जाएगी। बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दिए जाएंगे। बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारी व जवान एक साथ चौकस रहेंगे। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ऑपरेशन को चलाया जाएगा। खुफिया एजेंसियां भी सतर्क रहेंगी। हेडक्वार्टर से सीमा चौकियों पर मैन पावर को भी बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलिंग व खुर्रा चेकिंग को और भी तेज किया जाएगा। तो 11 अगस्त से ऑपरेशन अलर्ट शुरू होने वाला है, जिसके बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता किए जाएंगे। भारत पाक बॉर्डर पर यह अभियान चलाया जाएगा और इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर सुरक्षा पहरा और भी ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और अब आपको सीधे जयपुर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की वर्कशॉप का आयोजन हुआ। तोतुका भवन में वर्कशॉप का आयोजन हुआ। तीसरी लहर की तैयारी पर मंथन किया गया। प्रदेश भर के स्वास्थ्य स्वयं सेवक इसमें शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा की जा रही है। किस तरीके से कोरोना के तीसरी लहर की तैयारी की जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य स्वयंसेवक इस आयोजन में शामिल हैं और चर्चा की जाएगी किस तरीके से जो तीसरी लहर आने वाली है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त लास्ट तक पीक पर रहेगा, उसको लेकर तैयारी की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और अब आपको कोटा लेकर चलते हैं, जहां कोटा दौरे पर इस समय स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। लाडपुरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देवली अरब बोरखेड़ा क्षेत्र का ये दौरा है। स्थानीय विधायक कल्पना देवी, प्रशासनिक अधिकारी भी इस समय ओम बिरला के साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें जिस तरीके से मरुद्रा में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, बारिश अपने चरम पर है। आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश इस समय मरुधरा के लिए आफत बनी हुई है। कई क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है, जिसको लेकर लगातार स्पीकर ओम बिरला चिंतित थे और इसी को लेकर आज ये दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और जो बाढ़ प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं ये भी सुन रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरीके से ओम बिरला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं। लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये तमाम जानकारी ले रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे आपको कोटा से दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह से ही जो है कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र के जो है बोरखेड़ा देवली अरब क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो कौटिल्य नगर और बालाजी नगर इलाका था, जहां पर जलभराव हो गया था बहुत ज्यादा। स्पीकर साहब, यहाँ हालात बहुत खराब हुए थे, अब तो फिर भी थोड़े पानी कम हो गया। इस कॉलोनी और शहर के कई हिस्सों के अंदर इस बरसात के बाद पानी भर गया है। नगर विकास न्यास और नगर निगम को कार्य योजना बनानी चाहिए इस बरसात को और पिछली बाई बरसातों को देखते हुए, किस तरीके से पानी की निकासी हो, किस तरीके के नाले का लेवल हो, ताकि शहर के अंदर कई कॉलोनियां डूब की स्थिति में नहीं आए। नगर विकास न्यास और नगर निगम दोनों इसकी कार्य योजना शीघ्र बनाए, नहीं तो बहुत संकट की स्थिति पैदा हो सकती है भविष्य में। अभी आगे का गांव मालीपुरा, वहाँ के लोगों ने कहा हमारे 5-5, 6-6 फीट पानी आ चुका है, 10 घरों के अंदर पानी है। हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं मालीपुरा को। ऐसी स्थिति के अंदर व्यापक योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य के अंदर लोगों को हम पानी की डूब से बचा सकें, जनहानि न हो, कोई मकान की क्षति की हानि नहीं हो, सामान्य रूप से जनजीवन जी सके। शहर के अंदर कई कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ कॉलोनी के अंदर 3-3, 4-4 दिन बाद भी पानी भरा हुआ है। वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमने आज भी जिला कलेक्टर को कहा है कि नगर निगम और नगर विकास न्यास मिलकर दोनों इसकी कार्य योजना बनाए, क्योंकि इन अनडेवलप कॉलोनियों को अगर हम ठीक से डेवलप नहीं करेंगे, उनको पीने का पानी मिले, बिजली मिले, रोड कनेक्टिविटी मिले, ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। किसानों को लेकर भी आपने अभी बैठक में कहा है कि मुआवजा जल्द मिले, फसल बीमा जो है उसका सरलीकरण हो। इस संभाग में अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ। कल मैं लगातार दौरे पे था, मैंने देखा कि किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है, फसलें नष्ट हो चुकी है, बड़ी संख्या में मकान गिरे हैं,
सरकार से कहा कि तुरंत सर्वे कराया जाए, सर्वे की रिपोर्ट भेजें ताकि आपदा से तुरंत लोगों को सहायता मिल सके। आपदा से तुरंत लोगों को राहत मिल सके, इसको लेकर लगातार लोकसभा अध्यक्ष जो है बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं देवली अरब के बालाजी नगर की है, कौटिल्य नगर की है, जहाँ की तस्वीरें हमने बोट के जरिए जो रेस्क्यू हो रहे थे वो भी लगातार दिखाई थी और उसके बाद राहत के कार्य भी दिखाए थे। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जमीनी हालत जो है उसका जायजा लेने पहुंचे हैं और उन्होंने चिंता जाहिर की है इस बात की कि शहरी इलाके में जिस तरह से जल भराव हुआ है वो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में नगर विकास न्यास को पहल करनी होगी और इन इलाकों में जो है सीवरेज सिस्टम को डेवलप करना होगा। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। उधर सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। बारिश से कई मकान धराशायी हो गए, वहीं कई एनीकट और पुलिया भी पानी में बह गई। इतना ही नहीं, मानसरोवर बांध के भी टूटने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में मानसरोवर बांध को बचाने के लिए सिंचाई विभाग पिछले 3 दिनों से लगभग 500 मजदूर लगाकर युद्ध स्तर पर काम करा रहा है। बांध टूटने की आशंका से दर्जनों गांव के लोग दहशत में हैं। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने चल रहे काम का जायजा लिया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। माधोपुर जिले में पिछले 6 दिवस से लगातार अतिवृष्टि का दौर जारी है। लगातार मूसलाधार भारी बरसात के होने के चलते सवाई माधोपुर जिले के कई बांध, ताल, तलैया बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए हैं। सिंचाई विभाग के सूत्रों की अगर माने तो सवाई माधोपुर जिले में 18 में से 10 बांध ओवरफ्लो होकर के पूरी तरह से छलक गए हैं और लगातार उनकी चादर चल रही है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के बड़े बांधों में शुमार मानसरोवर बांध पर, जहां पर पूरी तरीके से एक चादर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी एक विडंबना ये कही जा सकती है कि वेस्टवेयर है इसकी दीवार के पास में कुछ इसकी दीवार को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते 3 दिवस से लगातार यहां पर काम चल रहा है। साथ ही सांसद महोदय ने यहां पर आकर के सारा मौका मुआयना भी किया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त मानसरोवर बांध के हैं। देखिए, जिस हिसाब से मानसरोवर में पानी आया था, मानसरोवर बांध की वजह से जैसे लीकेज हुआ अगले गांव में बहुत एक आशंकित हो गया था मामला, डर गए थे लोग कहीं ऐसा ना हो बांध टूट गया गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। हुआ क्या है कि बांध के आगे जो चादर डली हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बीच में लीकेज आई है, उसकी वजह से फर्श बैठ गया। फर्श जब बैठ गया तो उसमें पानी ने अपने जगह बना ली। उसके बाद में तुरंत ही सारे एससी साहब वहाँ से आए हैं, जयपुर से एक्शन साहब में सारा प्रशासन लगा और लगने के बाद में रात कट्टे डाले 2 दिन से। उसके बाद में जेसीबी एलएनटी मशीनें नहीं जा पा रही थी, अब मशीनें भी वहाँ पर पहुँच गई, सब कुछ कंट्रोल भी हो गया और मैं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं गाँव वाले भी सारे आशंकित हैं, किसी गाँव वाले को नुकसान नहीं होगा, इस बात की मैं श्योर करता हूँ। मानसरोवर बांध में अतिवृष्टि के कारण डाउन स्ट्रीम में जब 1.5 से 2 फीट की चादर चली तो डाउन स्ट्रीम में के फ्लोर की बैठ गया था। उस फ्लोर के बैठते ही तुरंत उसको अटेंड किया गया और उसमें 2 दिन से कट्टे भर के उसको पहले सुरक्षित लाया गया और आज मशीनों को जाने का रास्ता बन गया है, व्यवस्था हो गई है, मशीनें अंदर चली गई हैं। इसलिए इसको शाम तक पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में ला दिया जाएगा और मानसून सत्र के ख़त्म होते ही इसको डिज़ाइन के अनुसार दोबारा पक्का बनाना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उच्चाधिकारी अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में सवाई माधोपुर के मानसरोवर बांध पर लगातार लेबर के द्वारा काम किया जा रहा है। बड़ी मशीनरी यहाँ पर लगाई जा रही है और साथ ही आश्वस्त किया जा रहा है कि जो मानसरोवर बांध के जो डाउन स्ट्रीम में जो गांव रह रहे हैं, जो ग्रामीण रह रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। उधर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में भारी बारिश से फसलों और जानमाल के हुए नुकसान को लेकर आपदा प्रबंधन और राहत विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें सीएम ने प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और रेस्क्यू और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए कार्यों का भी ब्यौरा लिया। जिसके बाद सीएम ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे समय पर गिरदावरी और मुआवजे आदि का काम करें ताकि समय रहते भारत सरकार को मेमोरेंडम भिजवाया जा सके। साथ ही अधिकारियों से सीएम ने कहा कि प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने में कोई कमी न रखा जाए। अधिकारियों से दृष्टिकोण रखें कि गरीब लोगों की मदद करनी है। सर आप लोग भी वहाँ पर 1 लाख रुपए और दे दीजिए सबको। सर 4 लाख हो गए एडीआरएफ से और 1 लाख हो गए सीएम रिलीफ फंड से। सर और घायलों को 2-2 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से दिए हैं। सर एडीआरएफ के नॉर्म्स में बहुत कम पैसा उसमें हजारों में है। सर उससे कम नहीं चलता आज के जमाने के अंदर। तो इलाज फ्री करने के अलावा 2-2 लाख रुपए उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष दे दीजिएगा आप। सर बिल्कुल सर।
बाकी आपने अच्छा किया, काफ़ी लोग बचाओ। बस में जाती थी उस वक्त में, उसको बचाने का बहुत बड़ा काम था। अगली खबर का रुख करेंगे। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को चित्तौड़गढ़ जिले में हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं और जिले की मशहूर मिठाई रबड़ी मालपुए का स्वाद से मजा लेते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से मालपुए के कारोबार पर कोरोना की मार पड़ी है। भारत को पर्व और त्योहारों का देश कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में हरियाली अमावस्या को एक विशेष त्योहार के रूप में माना जाता है। सावन माह के मध्य में आने वाली इस अमावस्या को चित्तौड़गढ़ जिले में एक विशेष अवसर के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई जाती है जिसे रबड़ी के मालपुए कहा जाता है। इस रबड़ी के मालपुओं को लेकर चित्तौड़गढ़ में विशेष क्रेज रहता है। रबड़ी बना के इसमें रबड़ी का घोल करके और मैदा डाल के बनाते हैं। लोगों में कितना अच्छा है, अच्छा है। साल में कितनी बार ये मिठाई बनाई जाती है? एक ही बार बनाई जाती है सावन महीने में। पिछले 2 सालों से लगातार कोरोना का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, तो क्या इस व्यवसाय पर और मिठाई पर किसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रभाव तो है ना सर, बाकी तो सब प्लेटें बंद हो जाते हैं तो आने जाने वाले तो फिर लेके खाएंगे। कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। नुकसान होता है। पिछले 2 सालों से लगभग कितना नुकसान इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ा? बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ा। 10 वर्ष तो लॉकडाउन लगती, वो त्योहार थे तो सामान सब ऊपर ही फेंकना पड़ा। इस बार किस प्रकार की तैयारी है हरियाली अमावस्या की? इस बार भी अच्छी है, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी कल सब बंद रहेगा तो उस हिसाब से और कम किया काम। चित्तौड़गढ़ जिले के हलवाई इस मिठाई को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और लोगों के लुत्फ उठाने के लिए ये मैदे और मावे से बनी विशेष रबड़ी के मालपुए की मिठाई चित्तौड़गढ़ में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और ये मिठाई तैयार है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में जल जीवन मिशन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने और कम प्रगति वाले रीजन, जिले और प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम 2 तिमाही और नागौर को हर घर नल कनेक्शन के लक्ष्यों में सर्वाधिक प्रगति करने प्रशंसा पत्र जारी करने के निर्देश दिए, जबकि जोधपुर प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता और कोटा प्रोजेक्ट के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं दूधू जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई, लेकिन फिर से करोड़ों के टेंडर अलॉटमेंट में गड़बड़ झाला सामने आया है। दूधू जल जीवन मिशन में फिर भ्रष्टाचार, टेंडर अलॉटमेंट में बड़ा गड़बड़ झाला। बिना सर्वे 74 करोड़ के टेंडर को मंजूरी। घर घर जल पहुंचाने के मिशन में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। करोड़ों के टेंडर अलॉटमेंट में फिर गड़बड़ झाला। जी हां, दूधू जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की अभी जांच ही चल रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत जलदाय विभाग की ओर से 28 मई को नरैना और सांभर के 80 गांव के लिए 74 करोड़ निकाले गए। टेंडर अलॉटमेंट में फिर से हेराफेरी की गई है। विभाग के इंजीनियर्स ने अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना सर्वे के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और हैरानी की बात तो ये कि उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों के टेंडर को मंजूरी भी दे दी गई। नियम है, विद्यमान नियम है। सर्वप्रथम डीपीआर बनेगी उसकी और डीपीआर के बाद ये एनडएफ जारी होगी, एनडएफ के बाद टीएस जारी होगी, टीएस के आधार पर ये एनआईटी जारी होगी। यही सिस्टम है। और अगर मान लो टेंडर के बाद में सर्वे के लिए टेंडर निकाला जाए तो किया जाए नहीं, अगर वो ऐसा कुछ किया जाता है तो वो फिर वो नियमों के अनुरूप नहीं है, नियम विरुद्ध है। बिल्कुल। करोड़ों के फर्जी टेंडर प्रक्रिया को लेकर विभाग के जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर से पूछा गया तो जांच करने की बात कह रहे हैं। तो दूधू में जो सांबर नरैना ये जो 80 गांवों के लिए 27 गांवों के टेंडर जारी हुए हैं, क्या ये एज पर रूल है? आपने चूंकि अधिकारियों से बात की है, डिटेल ली है, किस तरह का है? जैसे मेरे अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने जो 53 विलेजेस का जो टेंडर लगाया है
वो टीएस निकालने से पहले है जो जारी किया हुआ है। और जो 27 गांव वाला है उसमें जैसे आपने वो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो कि जो कि टेक्निकल सेंस निकाली है उसके बाद में सर्वे के ऑर्डर अप्रूव किए हैं। यदि ऐसा है तो वो नियम के अनुसार नहीं है, इसकी हम एक बार जांच करवा लेंगे। सवाल ये भ्रष्टाचार को लेकर जांच पर जांच, कितनी जांच की जाएगी? पहले दूदू की 18 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार जांच पूरी नहीं हुई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने के हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।